अध्यक्ष महोदय, आज सदन एक ऐसे बिल पर बैठकर विचार कर रहा है जो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में हम संविधान में जिन बातों का बार बार उल्लेख करते हैं वो हमारे भाई बहन राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो बिल में आपने लिखा है कि उसकी विकास निधि, योजना, आवंटन, वित्तीय संसाधनों का उपयोग। सभापति महोदय, आज़ादी के 75 वर्ष बाद आप इसका उद्देश्य देखिए कि उद्देश्य में लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में न्यस्त है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और इनमें भी विशेष रूप से उनकी आबादी वाले क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक विकास पर केंद्रित होते हुए इनके परिव्ययों के रूप में एक कतिपय रकम का निश्चित की जाएगी। विकास सूचकों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों में अभावों को पूर्ण करना इसका उद्देश्य है। सभापति महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सदन का कि 2012 में इसी मंशा के साथ तत्कालीन सरकार और मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एक आदेश जारी किया था 2012 में, 4/9/2012 को, और उसमें 2 कमेटियां गठित की थी। एक कमेटी बनाई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री के अधीन और दूसरी कमेटी बनाई थी जिला कलेक्टर के अधीन। इन दोनों कमेटियों की भावना यही थी जो इस बिल की भावना है। इसके साथ साथ बिल में आपने ये भी लिखा है कि जनजाति, उपजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप योजना और अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के योजना क्रम से 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना, इन प्रवर्गों को योजना फायदों और परिव्ययों के यथोचित अंश को दिशा देने के लिए प्रस्तुत की गई थी। सभापति महोदय, 2012 के बाद में 2016 में भी इसी तरह का एक आदेश निकला 28/12/2016 को, और इस आदेश की मैं 2 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इस आदेश की भी मूल भावना वही थी जो आज इस बिल की है। राज्य की कुल जनसंख्या में उक्त समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान किया जाने का मूल भावना इस आदेश की थी, और इसमें भी अलग से पृथक पृथक जिम्मेदारी तय की गई थी कि ये जिम्मेदारियां किसकी होगी। सभापति महोदय, इसी प्रकार का बिल कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में ये बिल आए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये जो बिल इन राज्यों में आए हैं और हम उनके बाद में बिल ला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने बिल में सारे प्रावधानों का समायोजन नहीं किया है। हमने इस बिल में सारी वो गाइडलाइंस दी है और बिल में हमने लिखा है जो एक्ट में देना चाहिए था वो हमने इस बिल में भी लिखा है। हम इनके लिए अलग से नियम बनाएंगे। जैसे इसमें आप देखो कि अध्याय 2 के खंड 3 में ये लिखा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति विकास निधि, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कुल रकम के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर पृथक आदेश जारी करेगी। सभापति महोदय, जब हम बिल ला रहे हैं, एक्ट ला रहे हैं, तो फिर पृथक से आदेश जारी तो पहले भी किए हुए हैं। यदि पृथक जारी आदेश जारी करने से हमारे उन भाई बहनों का यदि उत्थान होता तो आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद जो हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, उस अमृत महोत्सव का वास्तविक यदि हम धरातल पर उतारते तो आज हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का वो उत्थान हो जाता। मैं ये कहना चाहूँगा सदन में कि ऐसा नहीं है कि हमको जानकारी नहीं है, हमको ये भी जानकारी है। आप देखो, अनुसूचित क्षेत्र की एक छोटी सी जानकारी, मैंने आप ही के राज्य सरकार का डॉक्यूमेंट लिया है, इसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित है कि 8 जिलों के 31 तहसीलों में इतनी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। बल्लभनगर में 22 गांव हैं, मावली में 4 गांव हैं, ये उदयपुर की 3-4 तहसीलें हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ संपूर्ण जिले हैं, उदयपुर की 8 पूर्ण तहसीलें हैं, पिंडवाड़ा है, बड़ी सादरी के 51 गांव हैं, कुंभलगढ़ के 16 गांव हैं, बाली तहसील के 33 गांव हैं। इसका मतलब गांव हमारे चिन्हित हैं, गांव चिन्हित है। योजना पहले से चल रही है, 2-2 आदेश सरकार ने निकाल रखे हैं, मंत्री स्तर की कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर की कमेटी बनी हुई है। सभापति महोदय, फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे उन भाइयों बहनों का उत्थान क्यों नहीं हुआ? मैं निवेदन करूंगा कि यदि उत्थान वाकई हुआ है
और आप कह रहे हो कि भाई हमने इसकी योजना को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उन गाँव में आज भी किसी भी जाति और जनजाति के उत्थान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि वहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है। आज भी वहाँ स्कूलों की हालत क्या है? टॉयलेट नहीं बने हुए, बैठने के लिए दरी नहीं है, कमरों की हालत दरबों जैसी हो रखी है, लाइट जल नहीं रही है, पंखे चल नहीं रहे हैं, और पढ़ाने को शिक्षक नहीं है, और हम अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान की बैठकर बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, खुशी होती कि इस एक्ट में सारे प्रावधान होते, और प्रावधान के साथ साथ इसमें एक गाइडलाइन तो आप दे रहे हो, लेकिन गाइडलाइन के साथ साथ इसमें आपने ये तो लिखा कि एक्ट में गाइडलाइन है और ये इसको करेंगे, इसके प्रावधान है, लेकिन यदि इनका पालना नहीं की और एक्ट के अनुसार काम नहीं किया तो उसकी वापस सजा कौन भुगतेगा, या उसकी वहाँ जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जिम्मेदारी एक्ट में कहीं तय नहीं है। एक्ट ये तो कहता है कि इनकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन एक्ट ये नहीं कह रहा कि जिम्मेदारी में जो काम नहीं करेगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सभापति महोदय, इस एक्ट का जो उद्देश्य था, हम इस एक्ट के अनुसार बजट के प्रावधान करेंगे। हमने ऑलरेडी SC ST और इसके साथ OBC को भी जोड़ लें तो इसका बजट का एक खंड बनाया हुआ है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि उस बजट में हमारी स्थिति क्या है। यह एक्ट एक दिन में तो नहीं बना, सरकार को पता था, 3-4 महीने से एक्ट की तैयारी चल रही थी। 2012 और 2016 में भी आदेश निकाले हैं, सरकार किसी की भी रही हो, आदेश निकले, उसके बाद अधिकारियों ने क्या किया। और अभी बजट जब पेश हुआ तो इसी SC ST और OBC के हमारे भाइयों बहनों के लिए सरकार ने क्या बजट पेश किया है वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सरकार ने पूरे बजट में, आप देखो, वेलफेयर ऑफ SC ST OBC ये एक खंड है, इससे OBC भी यदि जोड़ लें तो मैं केवल SC और ST की यदि इसमें आप बताऊं तो हमारी जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी 18% SC की जनसंख्या है और हमारी 13.84% ST की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। और उस जनसंख्या के अनुपात में जो हमने बजट इस बार का पेश किया है, वो बजट पेश किया है केवल 2567 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, केवल 0.09%, केवल 0.09%, 1% से भी कम। और दूसरे स्टेटों में, जिन स्टेटों का मैंने कहा कि जो एक्ट लेकर आए, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति आंध्र प्रदेश में 13.1%, तेलंगाना में 7.9%, महाराष्ट्र में 4.8%, मिजोरम में 4.2%, कर्नाटका में 3.8%, गुजरात में 3.4%, पश्चिम बंगाल में 2.4% और नेशनल एवरेज 3%। और हमारा बजट कितना है? केवल 0.09%। और उस 0.09% में भी, जैसे मैंने कहा कि हम यदि ब्याज, तनख्वाह और पेंशन हटा दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, SC ST के हमारे भाइयों बहनों के लिए चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, समग्र विकास की बात करें, तो इस बजट में केवल 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है, केवल 340 करोड़, जो 0.01% है। 11। सभापति महोदय, केवल इस सदन में बिल लाना और उसमें 4 लाइन लिखने से हमारे भाइयों बहनों का यदि भला होता तो ये 2012 में और पंचवर्षीय योजना में उस समय हो जाता। मैं निवेदन करूंगा सदन में कि बेशक इस बिल का हमारी पूरी पार्टी स्वागत करेगी, SC ST के उत्थान के लिए कोई बिल आए तो हम सब स्वागत करेंगे, लेकिन बिल में प्रावधान तो करो मंत्री महोदय। बिल में बिना प्रावधान के केवल यहां पर भाषण देकर चले जाने से SC ST का उत्थान हो जाता तो इस बजट में कोई एक लाइन तो रखते। फिर आप कहोगे मंत्री जी हमारे विद्वान हैं, जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े होंगे तो मुझे तो 1 मिनट में उड़ा देंगे, और वो कहेंगे कि आपने केवल एक मद पढ़ी, अन्य योजनाओं में हमने सब में डाल रखा है। तो मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा, यदि सरकार ने अन्य योजनाओं में SC ST के लिए प्रावधान किए हुए हैं, हर वर्ग में प्रावधान किए हुए हैं, हर सेक्टर में प्रावधान किया हुआ है, रोड में किया हुआ है, मेडिकल में किया हुआ है, एजुकेशन में किया हुआ है, तो SC ST के सेक्टर्स पर कितना खर्च किया हुआ है, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग का आंकड़ा भी आप जरूर सदन में प्रस्तुत करें कि ईमानदारी से उसमें खर्च कितना हुआ है। क्योंकि यदि बजट अलोकेट हुआ है तो खर्च भी हुआ होगा और उसकी मॉनिटरिंग भी की होगी, तो ये तो आपके पास आंकड़ा 1 मिनट में अधिकारी दे देंगे आपको। और आज तो अधिकारी भी दीर्घा में काफी लोग बैठे हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि SC ST का हमारा जो परसेंटेज है वो हमारे 2,94,000 करोड़ के बजट में SC का परसेंटेज वो बनता है 52,000 करोड़ रुपए का। और ST का यदि परसेंटेज देखें तो ST का परसेंटेज बनता है 38,220 करोड़ रुपए का। मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूं
कि आप राजस्थान के सारे बजट के हर मद में से निकालकर ये फिगर मैच करा दें कि वाकई एससी और एसटी के हमारे भाइयों बहनों के लिए 18% और 13.8% के लिए हमने उस बजट का प्रावधान किया है, तो हम वाकई आपकी बात मान लेंगे। और जो बजट आपने 0.09% किया है, इसमें भी 550 करोड़ रुपए केंद्र सरकार आपको दे रही है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं ज्यादा बात नहीं रखूंगा, लेकिन आप ये देखें कि हमारे एससी एसटी की जो आपने कहा कि विभाग में सृजित पदस्थापन कितना है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम एससी एसटी वर्ग के उत्थान के लिए बात करते हैं। कुल पद है 200 और उसमें से भरे हुए हैं 119, 260 और भरे हुए हैं 119। इसी प्रकार ये देखो सभापति महोदय, यहां पर बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि साथ ही मैं पेज नंबर 24 पर और पॉइंट नंबर 54 पर साथ ही मैं एससी व एसटी विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूं। हमने भी टेबल बजाई, वाकई 500 करोड़ किया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि 2021 में जब आपने घोषणा की थी और ये 100 करोड़ रुपए बजट राशि का आपने रखा था, आप ही का ये आंकड़ा बता रहा है कि आपने 2021 तक 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया था, उसके जनहित जन भागीदारी योजना में आपने 10 करोड़ का प्रावधान किया, रिलीज किया 0। आपने मारवाड़ संभाग में रहने वाले जनजाति समुदाय के उन्नयन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया, रिलीज किया 0। आपने सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विवरण के लिए आपने 10 करोड़ का प्रावधान किया, वो 0। मैं केवल उसी 100 करोड़ का बता रहा हूं सभापति महोदय, उसके इतर नहीं जा रहा। आवासीय विद्यालयों के 450 क्षमता विकसित करने का निर्माण कार्य के लिए आपने 10 करोड़ का आवंटन किया और रिलीज किया 0। कुपोषण, टीबी, स्किल सेल्स, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, रिलीज किया 0। आवासीय विद्यालयों छात्रावासों की रैंकिंग सुधार के लिए 10 करोड़, रिलीज किया 0। टीआरआई प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के लिए 3 करोड़, रिलीज किया 0। और विविध गतिविधियां, छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता, कोचिंग, गेस्ट फैकल्टी, इसमें 12 करोड़, रिलीज किया 0। केवल 2 मद में आपने 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। भवन रहित माहबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 5 करोड़, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानी, कुसुम कौशल योजना, उन्नयन इत्यादि, इनमें आपने 5 करोड़, यानी 100 करोड़ के घोषणा के बाद केवल 10 करोड़ रुपए आपने दिए, रिलीज किए हैं। अभी तक 2021 तक, पूरा मार्च तक 10 करोड़ रुपए आपने रिलीज किए हैं, और आप कह रहे हो कि हम इसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर रहे हैं। आप तो 5000 करोड़ कर दो, कौन पूछने वाला है। एक्चुअल आएगा जब तक तो आपकी सरकार चली जाएगी। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से जो माननीय बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, उस समय में कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है, और आज भी वो आजादी के 75 साल बाद भी ये राजस्थान सरकार के आंकड़े जो मैंने बताए हैं, ये मंत्री महोदय आप जवाब देते समय बता दें कि वाकई एससी एसटी की भाइयों बहनों के लिए हमने प्रावधान किया है क्या। सभापति महोदय, यहीं पर घोषणा थी कि पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। कितनी जगह अंबेडकर भवन बन गए मंत्री महोदय बताएं कि इतने जिलों में अंबेडकर भवन बनकर तैयार हो गए। मैं बाकी घोषणाओं में नहीं जा रहा, बहुत सारी जन घोषणा पत्र में भी है, हर बजट में भी आपने बहुत सारी घोषणा की है। सभापति महोदय, इसी प्रकार यदि हम देखें तो आपने एक वर्ड इसमें बिल में लिखा है, बिल में आपने ये लिखा कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। सभापति महोदय, संरक्षा जब होगी, और दूसरी तरफ आके आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा की हम बात कर रहे हैं, और आंकड़े क्या बता रहे हैं, राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है दलितों पर अत्याचार, हैरान करने वाला है 5 साल के आंकड़े। 2016 में जब हमारी सरकार थी तब भी दर्ज हुए थे मुकदमे, लेकिन कितने हुए, 6329, और 2020 में ये बढ़कर पहुंच गए 8744, और इनमें से सजा मिली है सिर्फ 7.84%, केवल 686 मुकदमों में। कैसी सुरक्षा करोगे, कैसी संरक्षा दोगे। सभापति महोदय, केवल बिल में बड़े बड़े शब्दों को लिखने से यदि किसी वर्ग का, किसी पूरे एक समुदाय का यदि उत्थान हो जाता, जब तो हम यहां बैठे बैठे सब कुछ कर देते। मेरा निवेदन है कि इस बिल के माध्यम से राज्य सरकार जो बिल के उद्देश्य और कारणों में जो मंशा लिख रही है, वो मंशा बिल के एक्ट और प्रावधानों में कहीं नहीं है। सभापति महोदय, इसी प्रकार आप देखो पूरे देश भर में हमारे यहाँ पर ये कहा है
कि प्रदेश में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं दलितों पर हमले। सितंबर तक 5,740 केस नए दर्ज हो गए। पिछले साल 3.28% केस बढ़े, इस साल 6.80% केस बढ़े। सभापति महोदय, इसी प्रकार जो नीति आयोग ने जो अभी इंडेक्स जारी किए थे, उसमें भी जो एससी और एसटी हमारे वर्ग के संबंध में जो नो पॉवर्टी का था, उसमें हम रेड जोन में खड़े हैं 100 में से केवल 63 अंकों पर के साथ। इस हमारा अन्य राज्यों के देखो रिड्यूस इक्विलिटीज में जो एससी एसटी से ही संबंध है, वो केवल हम 45 अंकों के साथ 100 में से हम रेड जोन में खड़े हैं। जीरो हंगर पे हम 53 अंकों के साथ रेड जोन में खड़े हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, लेकिन आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप कुल मिलाकर जो ये बिल लाए हो, ये केवल एक चुनावी जुमले की तरह इस बिल का उपयोग नहीं करें। आप ईमानदारी से जितने प्रतिशत एससी और एसटी के लोग हैं, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम उतना तो प्रावधान कर दें कि हम अपने एससी और एसटी भाइयों के इतना प्रावधान हम करके चलेंगे और इसकी मॉनिटरिंग होगी। इस मॉनिटरिंग के साथ उतना बजट खर्च होगा और खर्च नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, यह भी इस एक्ट में आप प्रावधान कर दें। ये तो आपके सत्ता पक्ष के लोग भी चाहेंगे और हम भी चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि हम किसी वर्ग के साथ ये ऐसा खिलवाड़ नहीं करें, उनका मजाक नहीं उड़ाएं कि केवल बिल रखकर हम उनको भूल जाएं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बेशक बिल लाए, सत्ता पक्ष हम स्वागत करेंगे, लेकिन बिल में सारे प्रावधानों के साथ हमारे एससी एसटी भाइयों के उत्थान के लिए बिल लाया जाए, न कि उनको गुमराह करने के लिए। इसलिए इस बिल को अभी रोककर पूरी तैयारी के साथ भले 2 महीने बाद ले आए, इसको सदन में जनमत जानने के लिए भेजा जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश पूनिया। श्री प्रताप सिंह।